ये बेटा सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? LJ थेनार्ड करके साइंटिस्ट हुआ। कब डिस्कवर किया था? 1818 में। और कैसे डिस्कवर किया था ये मैं बता देता हूँ। इसने क्या किया था, बेरियम परऑक्साइड के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाला था और इसका प्रिपरेशन जो है वो हुआ था। ठीक है, बेरियम परऑक्साइड के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड कैसे डाला था ये मैं बता देता हूँ। एक कंपाउंड होता है BaO2.2H2O। इसके ऊपर उसने क्या डाला, H2SO4 डाला और हमारे पास यहाँ पे बना क्या, BaSO4 प्लस H2O2 प्लस H2O। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है कि बेरियम सल्फेट के जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो हम लोगों के पास व्हाइट कलर के होते हैं। और आज की डेट में ये हमारे पास क्या चीज है, ये एक लैब मेथड है किस चीज को प्रिपेयर करने का, हाइड्रोजन परऑक्साइड। होता क्या है ये मॉलिक्यूल, H2O2। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास जो है इसको बोल देते हैं। अब H2O2 के अंदर देखो, अगर मैं इसको समझने के लिए ऐसे करूं, H2O में O डाल दूं तो हमारे पास क्या बन गया, H2O2 बन गया। तो इसका ना दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड वाटर भी बोल देते हैं। मतलब वाटर के अंदर ऑक्सीजन डाल दी तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सीजनेटेड वाटर जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। बेरियम परऑक्साइड, इसका नाम है बेरियम परऑक्साइड जो है वो इसका नाम यहाँ पे रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, इसी का मेथड है, लैब मेथड ही है ये। है क्या ये, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है। अब इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से हम लोग कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन का। किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन में बेटा इसको ऐसे देखो, 2H2SO4 जो है, ध्यान से समझ लेना इसको, ये किस में बदलता है, 2H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये इन दो चीजों में आ जाओ बेटा जल्दी। H2SO4 जो है, आप स्कूल नहीं गए थे, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस जो है हम लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड सोडियम सल्फेट। हम लोग किसका प्रेपरेशन कर रहे हैं बेटा, H2O2 का प्रेपरेशन जो है वो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि H2O2 को जो है वो कैसे बनाना है। तो H2O2 का ये लैब मेथड है, कैसे प्रिपेयर करना है और क्या प्रिपेयर करना है। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एसिडिफाइड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन का तो हमारे पास जो है वो H2O2 ऑब्टेन होता है। अब देखो कैसे ऑब्टेन होता है ये देख लो। अगर मैं H2SO4 लूं, वो किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में जो है ये ब्रेक हो जाएगा। किसमें, H पॉजिटिव में, और HSO4 नेगेटिव में जो है ये ब्रेक होगा। अब ध्यान से देखना, HSO4 नेगेटिव मैंने लिया बेटा, ये किस में टूट रहा है, H2S2O7 सॉरी O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये रिएक्शन कहां पे टेक प्लेस करेगी, एनोड पे। क्यों एनोड पे टेक प्लेस करेगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। और ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। होता क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, जो ऊपर HSO4 नेगेटिव है वो ब्रेक करके किसमें टूट जाता है, मतलब आप ये समझ लो इसका बन गया डाइमर। डाइमर समझते हो, दो मॉलिक्यूल्स जुड़ गए आपस में, क्या बन गया, देखो HSO4 था तो क्या बन गया, H2S2O8 बन गया और साथ में क्या हो गया हमारे पास, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो गए। अब बेटा आगे देखो, ये जो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल ऑब्टेन हुआ ना H2S2O8, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, इसका क्या कर दूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे टर्म लिख देता हूं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है,
इसके अंदर अगर मैं वाटर का एडिशन कर दूं तो ध्यान से देखो ये क्या बनता है, ये बनता है H2SO4, 2 बनेंगे प्लस H2O2, ये फॉर्मेशन हमारे पास किसका होगा, एक्वस सोडियम पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो होगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, H2SO4 एसिडिफाइड सॉल्यूशन लिया, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी इसकी, इसमें चेंज होगा ये H2S2O8 में, H2S2O8 का जो है आप हाइड्रोलिसिस कर दो, जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे आप तो ये हम लोगों के पास H2O2 के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पानी डाल के उसमें H2O2, बेटा लग गया पता आपको। अब हाँ, ये सेकंड लैब मेथड है H2SO4 को प्रिपेयर करने का। अब एक चीज इसकी और देखो, मान लो कौन से वाला बेटा, ये साथ में कुछ हाइड्रोजन गैस वगैरह रिलीज हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा, उसका अपना इंटरेस्ट नहीं है, हमारा मेन मोटिव है आप उसको देखो H2O2 किस प्रोसेस से कहां से निकल रहा है। ठीक है, तो उसको अलग कर लेते हैं हम लोग, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन अपनी इलेक्ट्रोलिटिक वाली चलती रहती है, हम H2S2O8 को अलग निकाल लेते हैं, फिर उसका हाइड्रोलिसिस जो है वो कर लेते हैं। कहाँ पे होता है मतलब, एनोड पे लिखा हुआ है देखो, नहीं ये नीचे बेटा जी, ये एनोड कैथोड पे नहीं होता यार, इसको हमने अलग निकाल लिया, H2S2O8 जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है एनोड पे उसको अलग निकाल लिया, और अलग निकालने के बाद उसमें पानी डाला और फिर जो है उसको H2O2 में जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है, ये इसका सल्फर का ऑक्सो एसिड बोलते हैं, इसको इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड का मतलब पता क्या होता है, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन भी हो और एसिड का मतलब H पॉजिटिव भी हो, तो ऑक्सो एसिड है सल्फर का। ठीक है, H2SO4। अगला देख लो बेटा आप, एक ना एक और इसमें आता है D2O2, ये देख लेना, ये क्या है, ड्यूट्रियम परऑक्साइड है, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है D, उसका परऑक्साइड है। अब इसका लैब मेथड क्या है प्रिपेयर करने का, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसको हम लोग लैब के अंदर कैसे जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो देखो K2S2O8 प्लस 2D2O जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, KdSO4 ट्वाइस प्लस D2O2। देखो इसमें और उसमें क्या फर्क है, पिछले वाले में और इसमें भी हमने हाइड्रोलिसिस ही किया है, किसका किया है, H2S2O8 की जगह ना, देखो ऊपर क्या किया था हमने, H2S2O8 किया था, इसकी जगह हमने क्या ले लिया, K2S2O8 ले लिया, क्योंकि अपने को H नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, D चाहिए, D चाहिए, इसकी वजह से हमने वाटर की जगह ये हैवी वाटर डाल दिया, इसको बोलते हैं हैवी वाटर, ये हमारे पास क्या है, दिस इज हैवी वाटर। और जब हैवी वाटर डाल दिया तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया, यहाँ पे H2O मतलब D2O2 जो है वो ऑब्टेन यहाँ पे हमारे पास हो गया। लग गया पता बेटा ये वाला चीज का, ये पोटाशियम, ये सल्फेट ही है, बाई सल्फेट ही है, इसको बस ये हाइड्रोजन सल्फेट की जगह ड्यूट्रियम सल्फेट हो गया। ये भी पोटाशियम का जो है वो, ये सल्फ्यूरिक का एसिड है यार, इसका ना एक्चुअली ऑक्सो एसिड ऑफ पोटाशियम बोल लो इसको, वैसे पोटाशियम नहीं बोलेंगे एक्चुअली, इसके अंदर ये क्या है 2K पॉजिटिव और S2O8 जो है ये ना एक्चुअली सल्फेट आयन का डाइमर है, आप ये समझ लो, SO4 होता है ना सल्फेट आयन जो है उसका डाइमर है। ठीक है, कंपाउंड जो है D2O2 हैवी वाटर का परऑक्साइड है, हैवी परऑक्साइड है ये ना, ड्यूट्रियम परऑक्साइड बोलते हैं इसको, ड्यूट्रियम परऑक्साइड। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा, अब आता है, ये तो थे लैब मेथड हमारे पास के, लैब में जो है इसको कैसे प्रिपेयर करना। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल मेथड क्या है इसको प्रिपेयर करने का, ये बड़ा ध्यान से देख लेना, इसमें ना कुछ नाम है थोड़े अजीब हैं और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ना, अब अलग है ये, ऑटो D2O2 खत्म, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोल
क्या बोला, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-alkyl एंथ्राक्विनोल। अब ये क्या कंपाउंड है, ये ना एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर नहीं दे रखा, ठीक है। अगर आप इस पे फोकस करो, इथाइल एंथ्राक्विनोल, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एयर की प्रेजेंस में, और इसका ऑक्सीडेशन जो है बेटा, इसको देख लो ध्यान से, इसका ऑक्सीडेशन जो है वो हम लोगों के पास H2O2 देता है, प्लस एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एनसीईआरटी में ना रिएक्शन ऐसे ही लिखी हुई है, एल्काइल एल्काइल। अरे एल्काइल और इथाइल में कोई फर्क नहीं है। एल्काइल इज द कैटेगरी, जैसे एल्केन, एल्केन की कैटेगरी के अंदर आता है इथेन, नहीं समझा, तो सेम ही है वो, एल्काइल और इथाइल एक ही चीज है। एल्काइल मतलब एक आप लगा लो कि उसकी कैटेगरी है कि कोई भी हो सकता है, हाँ। और यहाँ पे हम लोग जो है वो पर्टिकुलर इथाइल जो है वो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ना आपको ऐसा नहीं है, मतलब ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में देखो, पहली चीज अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा उसका प्राइस, तीसरा उसकी कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। इथाइल के साथ काफी अच्छी बन रही है, इसलिए इथाइल प्रेफरेबली हम लोग लैब्स के इंडस्ट्रीज के अंदर यूज कर रहे हैं। अब ये देख लो 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल जो है वो क्या चीज है, इसको समझ लेना बेटा। ये मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, कई बार पता नहीं लगता, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे पास 2-इथाइल क्या हो गया, ये 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन, ठीक है बेटा। यहाँ पे ना क्विनोल नहीं आएगा, क्यूनोन आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लेना, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, ठीक है, क्विनोल ही है, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया इसमें ना, एक मिनट। इसमें देखो, इसका पहले क्या करना है, ये कंपाउंड है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन। ओन वर्ड जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये कीटोन के लिए यूज होता है। और कीटोन ग्रुप कौन सा होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ लगाओ और वो आगे फर्दर कार्बन से जुड़ा हो, ये कीटोनिक ग्रुप है। केमिस्ट्री के अंदर C डबल बॉन्ड ओ, और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है वो दोनों साइड पे भी कार्बन से ही जुड़ा हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओन, कीटोन वाला ग्रुप बोल देते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो एंथ्राक्विनोन है, ठीक है। नहीं, 10th में कहां से है भाई, हाँ ओन वाला 10th में था। अब देखो इसका क्या करते हैं हम लोग बेटा, रिडक्शन कर रहे हैं भाई, H2PD डाल दिया, PD की प्रेजेंस में ही तुम लोगों को मालूम है रिडक्शंस ज्यादा होती हैं। अब ये समझो कि जब रिडक्शन करते हैं ना, तो ओन ग्रुप जो है ना वो ओल में चेंज हो जाता है, मतलब कीटोन ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। अब एल्कोहल वाला ग्रुप होता है OH वाला, और कीटोन वाला ग्रुप कौन सा है, C डबल बॉन्ड O वाला। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बनेगा क्या बेटा, इसको ध्यान से देखना, ये हो गया हमारे पास C, फिर ये सेम बना दो बिल्कुल बेंजीन जैसे बना हुआ है, ये हो गया, ये डबल बॉन्ड्स एज इट इज आ गए, C2H5 पे कोई पंगा नहीं होगा, एज इट इज हो गया। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, डबल बॉन्ड O की जगह OH जो है वो लग जाए। इतना समझ में आ गया। इसका नाम है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, ओल हो गया अब ये वाला। अब क्या करो, इसका ऑक्सीडेशन कर दो, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। अब जब बेटा हम लोग इसका फिर दोबारा से ऑक्सीडेशन करेंगे ना एयर के अंदर, तो ये दोबारा से कीटोन में चेंज हो जाएगा। लेकिन इस बार जब ये कीटोन में चेंज होगा, साथ में इसके हमारे पास
क्या रिलीज होगा, H2O2 जो है वो रिलीज होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, इसीलिए जो है इसको हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है वो इसकी हम लोग इसको मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है रिएक्शन, लेकिन हाँ आपके स्कूल की एक्स्ट्रा बुक्स में जरूर दे रखी होगी, जो भी मॉडर्न होगी या कोई होगी। ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, ये क्या है हम लोगों के पास, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, H2O2 जो है वो बन रहा है। तो ये क्वेश्चन फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से ही आपको इसको जाना, एंथ्राक्विनोल यूज करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो रहा है, और साथ में जो है क्या फॉर्म हो रहा है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में बहुत अलग तरीके से जो है वो दे रखा है, बोलो बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। अब देखो बेटा इसके अंदर मतलब ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है, देख लेना बेटा इसको ध्यान से, ये जो एंथ्राक्विनोल हमने लिया, इसमें जो ये H2O2 है ये कितनी कॉन्सेंट्रेशन में फॉर्म होता है, अब इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे पूरा मैं इसको लाइन लिख ही देता हूं, इन अबव केस क्या हो रहा है, H2O2 इज फॉर्म्ड, एक मिनट ये हो गया, इसको ऐसे लिख देना, 1% H2O2 इज फॉर्म, ऊपर वाले केस में 1% H2O2 जो है वो फॉर्म होता है। अब आगे बता रहा हूं मैं, इट इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर and concentrated up to 30% by distillation, ये बाय मास। अब ना मैं आपको सिंपल सा लैंग्वेज में समझाता हूँ, H2O2 ऊपर वाली रिएक्शन में फॉर्म हुआ, उसके अंदर पानी डाल दिया हमने, ये वाला प्रोडक्ट अलग हो जाता है, बिल्कुल बहुत हैवी प्रोडक्ट है ये जो है वो अलग हो जाता है, पानी के साथ डिसॉल्व हो जाता है क्या, H2O2 अब पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया, उसको हमने अलग निकाल लिया और उसकी क्या कर दी, डिस्टिलेशन कर दी। डिस्टिलेशन करके क्या होगा बताओ मेरे को, जो वाटर है वो उसमें से उड़ जाएगा और उसके अंदर क्या बचेगा हमारे पास, H2O2 प्रोडक्ट जो है वो बच जाएगा। तो 30% तक हम लोग इसको इसी मेथड से क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट जो है वो कर सकते हैं। नहीं समझे, चलो फिर दोबारा से देख लो, ये जो ऊपर वाली रिएक्शन में H2O2 फॉर्म होता है वो कितने परसेंट फॉर्म होता है, 1% जो है वो फॉर्म। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसमें वाटर डाल देते हैं, वाटर डाल के इसको अलग कर लेते हैं, वाटर को डिस्टिलेशन कर देते हैं, डिस्टिलेशन मतलब वाटर को बॉयल करते हैं, क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर अलग अलग है तो वाटर को हमने उड़ा दिया, अब उड़ा दिया तो ऑब्वियसली वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो जाएगी, तो कहां तक हम लोग इसको कर देते हैं, 30% तक जो है वो कॉन्सेंट्रेट इसको कर देते हैं H2O2। ठीक है, आई होप ये जो है वो क्लियर है। और ये अगर इसकी फर्दर अगर हम लोग डिस्टिलेशन करते रहे तो 85% वाला लेवल भी अचीव कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग फिर क्या करते हैं, 85% वाला लेवल जब अचीव हो जाता है ना, फिर इसको जमा देते हैं, तो पानी जम जाता है, H2O2 रह जाता है, क्योंकि इनका फ्रीजिंग पॉइंट भी लगा, एक बार बॉइलिंग करके अलग कर देते हैं, एक बार फ्रीजिंग करके अलग कर देते हैं, तो इस तरह से हम लोग प्योर H2O2 जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, 1% ऑब्टेन होता है, पानी डाल के अलग करके डिस्टिलेशन कर देते हैं 30% तक, फिर और रिड्यूस्ड प्रेशर पे जो है वो डिस्टिलेशन कंटिन्यू रखते हैं 85% तक, फिर फ्रीज कर देते हैं, H2O2 अलग हो जाता है, पानी जम जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्योर H2O2 जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। बस फिर अप्रोक्सीमेटली पूरा ही निकल आता है ना, सारा का सारा ही बाहर आता है। अब आगे बात करते हैं फिजिकल, ये रह जाता है क्योंकि इनका फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है हम लोगों के पास H2O2 की। तो पहला पॉइंट आप अपने दिमाग में बिठा लो कि ये जो है वो हम लोगों के पास एक कलरलेस, ठीक है, लिक्विड है। दूसरा इसमें लो प्रेशर,
बिल्कुल H2O2 हमारा टॉपिक वही एकदम, आप उसी को समझो अभी, लो प्रेशर पे होगा। अब देखो बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। कलरलेस है, ठीक है, तो या ये कई बार अगर उसमें प्रेजेंट हो ना तो पेल ग्रीन भी बोल देते हैं इसको, पेल ब्लू सॉरी, इकट्ठा जो है वो पेल ब्लू, जैसे वाटर का कलर नहीं आता टिंच जो है, ठीक है। और मिसिबल इन वाटर, हर प्रोपोर्शन में जो है वो मिसिबल है। और वाटर के साथ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इवन हाइड्रेट बना देता है। कौन सा हाइड्रेट बना देता है? H2O2 डॉट H2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने पीछे हाइड्रेट्स करे थे ना वाटर के, तो ऑप्शन में पता क्या आएगा? अब देखना, ये क्वेश्चन का आंसर करना जरा मेरे को, तीसरा और ये चौथा पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म हाइड्रेट विद वाटर, ठीक है, मान लो मल्टी करेक्ट है, साथ में दे देंगे H2O2। बच्चे ये भूल जाते हैं, ये वाला जो, ये भी हाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। इसका हाइड्रेट का फॉर्मूला H2O2 डॉट H2O है, याद रखो इस चीज को, ठीक है। ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है। ऐसे हम लोगों के पास और कौन से करे थे? ये तो ऑल टाइम फेवरेट एग्जांपल्स हैं ही हैं। H2O हो गया, ठीक है। और बोल दो कोई एग्जांपल, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह के एग्जांपल, ये सारे के सारे जो है वो हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हम लोगों के पास कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद बेटा जी हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाँ वो भी हाइड्रेट है, वो इसमें नहीं आएगा, मैंने सिर्फ आपको ये बताया। हाँ वो हाइड्रेट है, मतलब H2O2 भी हाइड्रेट की फॉर्म में जो है प्रेजेंट है। मेरा बेसिक मोटिव वो था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, मतलब H2O2 का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। अब इसकी सबसे कमाल की बात पता क्या है इसके अंदर, जहां बच्चे फंसते हैं, वो ये कि इसके ना दो स्ट्रक्चर है H2O2। गैसोस फेज में अलग स्ट्रक्चर है और सॉलिड फेज में अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पहले ना मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ गैस फेज में। इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब ना इसको थोड़ा सा अगर आप समझो ना, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने कभी ये बुक देखी है? बुक इस तरह से देखो, ओ यहाँ पे, एक एच इधर है, एक एच इधर। इमेजिन कर पा रहे हो इसका स्ट्रक्चर? मतलब अगर इसको मैं अगर 3D में थोड़ा सा ड्रॉ करूं, जैसे ये मान लो बुक होगी, हाँ ये बन गया है ना, थोड़ा जैसे लैपटॉप टाइप का हो, इस तरह से स्ट्रक्चर रखा है इसका। एक मतलब एक प्लेन में, दूसरा दूसरे प्लेन। इसके अंदर ये जो एंगल होता है ये 111.5 डिग्री सेल्सियस जो है ये रहता है, ठीक है। ये एंगल जो है वो 94.8 डिग्री सेल्सियस है, ये सॉरी डिग्री है, ठीक है। और ये है 147.5 पिकोमीटर है, और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है 95 पिकोमीटर के बराबर जो है वो हमारे पास रहेगी, ठीक है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा इसका? ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इसका गैस फेज वाला। मतलब अगर ये H2O2 गैसोस फेज में प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह का दिख रहा है। अब आप दिमाग में अपने एक चीज बिठा लो, कहीं पे भी आपके पास O वाली लिंकेज प्रेजेंट हो ना, मतलब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन से लिंकेज करके बैठा हो, तो ऐसी लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड लिंकेज जो है वो बोल देते हैं। कौन सी लिंकेज बोल देते हैं? पर ऑक्साइड लिंकेज जो है वो बोल देते हैं। अब इस एंगल को, जो ये दो फेजेस के बीच का एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। कितना है ये? 111.5 डिग्री। क्या नाम है इस एंगल का? एक सेकंड, क्या नाम है इस एंगल का? डाईहेड्रल एंगल। मतलब ये दो प्लेन्स के बीच में जहां पे वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितना एंगल फॉर्म होगा, दैट इज डाईहेड्रल एंगल, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर है। बोलो बेटा। मतलब
बेटा ये तो उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करा ना कि एक हाइड्रोजन एक प्लेन में है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे प्लेन में है, और एक प्लेन और दूसरे प्लेन के बीच में जिस प्लेन में वो है वो एंगल जो बन रहा है, ठीक है ना। आगे देखो थोड़ा सा अलग है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन और ये यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी बना देते हैं ये वाला जो है हम लोगों के पास। ठीक है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है बेटा 90.2 डिग्री का। हाँ बता रहा हूँ, ये है सॉलिड वाला, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ, हाँ 90.2 डाईहेड्रल एंगल कितना, डाईहेड्रल एंगल इज 90.2। उसके बाद ये जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 98.8 पिकोमीटर। ये जो एंगल बन रहा है दैट इज 101.9 डिग्री, ठीक है। और क्या ये बन रहा है जो ये 145.8 पिकोमीटर। बेटा एक चीज आप याद रखो, इसके अंदर जो मेन पॉइंट आपको जानना है कौन कौन सी चीज, देखो अब ये क्वेश्चन में ना याद करना बड़ा मुश्किल रहता है, इतनी सारी फैक्ट्स हैं, पेपर में मुश्किल से क्या आएगा। मान लो मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इसमें ध्यान से सुन लेना, इसमें वो क्या पूछेगा, विच हैज ग्रेटर डाईहेड्रल एंगल, गैसियस स्टेट, फिर बच जाता है बंदा, गैसियस स्टेट वाले का डाईहेड्रल एंगल ज्यादा है कि उसके वाला नहीं। दूसरा पूछेगा OH बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा है, OH बॉन्ड लेंथ जो है सॉलिड फेज में ज्यादा है, O लिंकेज किस में ज्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं भाई, जो एक मतलब आप लोग समझ लो एक्स्ट्रा माइल अहेड ट्रैवल करते हैं बच्चे, जिनको सब रटा होता है वो आंसर करेंगे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हाँ इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको किन चीजों पे फोकस करना है। अब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये पूछ लेंगे कि उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, IIT में ये नहीं पूछेंगे बॉन्ड लेंथ कितनी, नीट के पेपर में ये पूछ सकते हैं डाईहेड्रल एंगल बताओ उसका। नीट पेपर जो है वो रहता है लर्निंग बेस्ड, बहुत सारी चीजें उसमें, लेकिन JEE पेपर रहता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड में आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसका एंगल ज्यादा है किसका एंगल कम, कंपैरिजन आपके दिमाग में होना चाहिए, कौन से प्लेन की OH की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसमें O लिंकेज ज्यादा है, ये सब चीजों पे जो है वो तुम्हें फोकस करके चलना। ये वाला देखो ये दोनों एंगल बराबर है, यहाँ पे 101 है ना, तो ये भी 101 नहीं, ठीक है। ये इधर 94 है तो इधर वाला भी 94 ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा बात कर रहा हूं मैं आगे, इसमें देख लेना। अब आगे बात करेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड फेज का चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले है ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसके अंदर, इन एसिडिक मीडियम। वाटर की जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मतलब H2O2 की जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है किसके अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। अब ध्यान से सुनना ये कर क्या रहा है एसिडिक मीडियम में, इसकी रिएक्शंस मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। अब ना पहले देख लो इसका ना मैं जनरल फंडा समझा रहा हूं आपको। जो H2O2 है ना एसिडिक मीडियम के अंदर किसमें ब्रेक होता है, H2O प्लस साथ में क्या नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो हम लोगों के पास रिलीज होती है, ठीक है, एसिडिक मीडियम। अब अगर एसिडिक मीडियम में मैं लेड सल्फेट लूं और उसमें क्या करूं H2O2 डालूं, तो हमारे पास किस कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है लेड सल्फेट के साथ, है ना। यहाँ पे ऐसे नहीं लिख रहा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो ये बनेगा PbSO4, क्योंकि H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। अगर मैं एसिडिक मीडियम के अंदर H2O2 को जो है वो लेड सल्फाइड के साथ इस्तेमाल करूं तो लेड सल्फाइड जो है वो लेड सल्फेट में चेंज हो जाएगा। अब बेटा एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या कि ये ब्लैक कलर का, कलर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये ब्लैक कलर का और ये किस कलर का, ये व्हाइट कलर का दोनों। अब ये ब्लैक से व्हाइट कलर जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है, ये किस चीज की प्रेजेंस को कंफर्म कर रहा है,
H2O2 की प्रेजेंस को कंफर्म करना। तो मतलब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ क्या H2O2, कैसे करेंगे? लेड सल्फेट सल्फाइड लो, उसमें H2O2 मिला दो। लेड सल्फाइड ब्लैक कलर का, आपके पास कलर जो है वो व्हाइट कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर कलर व्हाइट हो गया तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हमारे पास H2O2 जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? बेटा जी ये H2O2 ही तो लिया, इसकी यहीं से ऑक्सीजन आई जो मैंने यहाँ करी। ये कई बार ना इनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऊपर वाले स्टेप में H2O2 ब्रेक हुआ, O दिया, वो कहाँ से आ रहा है? O H2O2 से ही आया। इसका मतलब वो ना होता तो रिएक्शन ना होती ना, वही O मैंने नीचे लिख दिया, सीधा लेड सल्फेट जो है वो बना दिया। ठीक है, अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगा तो आप इसको ऐसे लिख लो, PbS + 4 H2O2, नहीं इसको लिख दो यहाँ पे, हाँ चलो 4 H2O2, और ये भी 4 ले रहा हूँ मैं, या देख लेना इसको बैलेंस कर लेना। ये क्या बन जाएगा? PbSO4 प्लस साथ में क्या H2। ठीक है, ये बन जाए इस तरह से रिएक्शन जो है ये एसिडिक मीडियम के अंदर जो है वो ब्रेक हो जाता है H2O और नेसेंट ऑक्सीजन में, और साथ में अगर मैं ये डालूंगा तो ये पूरा ब्रेक हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन था ये इसका एसिडिक मीडियम में। अब ना बेटा मैं ना इसका फंडा ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का आपको एक और तरीके से जो है वो समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। Fe2 पॉजिटिव अगर H2O2 लेना तो वो Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। मैं आपको रिएक्शन पे फोकस सिर्फ उसी चीज पे कर रहा हूँ जिस पे फोकस करने वाला काम है। रिएक्शन कैसे लिखनी है वो आ ही जाएगी। लेड सल्फेट एसिडिक मीडियम में H2O2 लो तो PbSO4 बनता है। O कहां से आ रहा है ये भूल जाओ, O आ रहा है, और एसिडिक मीडियम है, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसमें चेंज हो रहा है PbSO4 में जो है वो चेंज हो रहा है। अगले वाला देखो, Fe2 पॉजिटिव अगर मैंने कोई सॉल्ट ले रहा हूं तो वो किस में चेंज हो रहा है? Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। कैसे? ये देख लो, ये इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब ये ऑक्सीडेशन किसी की प्रेजेंस में हुई, क्योंकि H2O2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने ऑक्सीजन दी होगी तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होगी। नहीं समझे? अब ये मैं पूरी रिएक्शन भी लिख के दिखा देता हूँ कहीं आपको लगे बाद में। देखो ये पूरी रिएक्शन कैसे लिखनी है। FeSO4 दिस इज फेरस सल्फेट, इसकी वैलेंसी क्या है? 2 पॉजिटिव, ये क्या है हमारे पास? 2 नेगेटिव। एसिडिक मीडियम में ले रखा है, H2SO4 है, एसिडिक मीडियम है, साथ में H2O2 भी हम लोगों ने जो है वो क्या कर लिया, ले लिया। बात समझ गए? अब देखो ध्यान से, प्रोडक्ट हमें पता नहीं है क्या बने। एसिडिक मीडियम H2SO4 भी ले लिया, H2O2 भी ले लिया, फेरस सल्फेट भी ले लिया। अब एक कॉन्सेप्ट अपने को पता है कि 2 पॉजिटिव का 3 पॉजिटिव बनना है, बना दो 2 पॉजिटिव का 3 पॉजिटिव। ये क्या बनेगा? Fe ट्वाइस SO4 थ्राइस। कैसे? देख लो, FeSO4 इसका क्या बनना है? 3 पॉजिटिव, इसका 2 नेगेटिव है ही है। क्या ये सॉल्ट का ही तो फॉर्मेशन होगा? अब क्या जरूरत है रिएक्शन याद करने की जब अपने को ऐसी ही हो रही है? ठीक है, रट्टा मारने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि 2 पॉजिटिव जो है वो किस में चेंज होगा? 3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में जो है वो क्या निकल जाएगा? वाटर साथ में रिलीज हो ही रहा है। बैलेंसिंग अभी मैं नहीं सिखा रहा इसकी। एक और तरीका है इस रिएक्शन को लिखने का, 2-3 वेज है। अब देख लो, मैं खाली आयंस लिख रहा हूँ। Fe2 पॉजिटिव लिया मैंने, और H पॉजिटिव लिया, और साथ में क्या लिया? H2O2 लिया। H पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही हो रही है, मत कर। उसके बाद ये किस में चेंज होगा बोलो? Fe3 पॉजिटिव में चेंज होगा, और साथ में क्या फॉर्म होगा? वाटर जो है वो फॉर्म होगा। क्लियर है ये वाला? आगे देखो एक चीज और, K4 FeCN6, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ये हमारे पास किस में चेंज होगा ये बताना है आपको। ये चेंज होगा K3 FeCN क्या 6। बड़ा आप ना एक काम करो, सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ कि इसके ऊपर चार्ज कितना आयरन के ऊपर यहाँ, ये कैसे कैलकुलेट करना है मैं वो सिखा रहा हूँ। बड़ा आप ना एक 3 जने में कॉन्सेंट्रेट करें, 3 लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम पे क्लास में से।
तुम्हें पता है कौन कौन। अब ये देख लो इस टाइम पे के ऊपर चार्ज कितना है, +1 होता है पोटाशियम के ऊपर। और याद रखो साइनाइड जो आयन है ना, Cn के ऊपर -1 चार्ज है। तो यहाँ पे देख लो 4 इंटू प्लस का 1 प्लस x प्लस 6 इंटू -1, ये पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था। ओवरऑल कितना है 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, +2 आ गई। इतना समझ में आ गया। आगे देखो इस वाले में, इसके ऊपर चार्ज कितना है +1, इसके ऊपर x ले लो, इसके ऊपर -1 है। 3 इंटू +1 प्लस x प्लस 6 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, +3 आ गई। तो आप ये देख लो इसके अंदर आयरन किस स्टेट में प्रेजेंट था, Fe2 पॉजिटिव की स्टेट में प्रेजेंट था। किस में चेंज हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव वाली स्टेट में चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, वही अगर मैं इसको क्या कर दूं, H2O2 यूज कर लूं किस मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये ऑक्सीडेशन जो है इसकी फंडा समझ में आ गया। याद रखो 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। आगे देखना बेटा, एक और रिएक्शन है इसके अंदर जो आपको ध्यान देनी है, और ये भी एज ए टेस्ट रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है। कैसे इस्तेमाल की जाती है ये देख लेना। और इसमें जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो कंपाउंड बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, और कई बार JEE और नीट वगैरह के एग्जाम्स में जो है वो आया हुआ है। ध्यान से समझ लेना। क्या एक कंपाउंड होता है हमारे पास, क्या, पोटाशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है कंपाउंड का, पोटाशियम डाइक्रोमेट। क्या फॉर्मूला होता है, K2Cr2O7। K2Cr2O7। इसके अंदर अगर मैं यही H2O2 जो है वो डालूं तो ये किसमें चेंज होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू CrO5। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CrO5 में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक मीडियम के अंदर CrO5 में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब एक चीज आप और याद रखो, ये जो CrO5 कंपाउंड है ये एक ब्लू कलर का कंपाउंड है। ब्लू कलर का फॉर्मेशन किस चीज की प्रेजेंस को कंफर्म कर रहा है, H2O2 की प्रेजेंस को जो है वो कंफर्म कर रहा है। तो ये एक टेस्ट रिएक्शन है टू चेक द प्रेजेंस ऑफ H2O2। वो अलग कंपाउंड था बेटा, हर एक कंपाउंड का कलर अलग अलग है दुनिया में, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं टेस्ट करने के, मतलब दिस इज आल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट रिएक्शन। जैसे वो पहले ब्लैक कलर का था PbS, व्हाइट में चेंज हो गया। अब ऐसे नहीं करना कि H2O2 के टेस्ट में व्हाइट में चेंज हो जाता है ना, PbSO4 में चेंज हो जाता है। अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर रहा हूँ टेस्ट के लिए तो ब्लू कलर बन जाए। अब ये ना, ये जो कंपाउंड है ना CrO5, ये इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जो बटरफ्लाई की शेप का है। हाँ, CrO5 क्रोमियम का जो ये है बटरफ्लाई शेप है इसकी। प्लीज इसको ध्यान से देख लेना बेटा, कैसे बनती है इसकी शेप। CrO, ये बना, प्लीज मत करो हरकतें यार, ये और अब इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर तो पूछेगा नहीं तुमसे, क्या पूछेगा बोलो, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन CrO। वही बसता है बच्चा, स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है, आता ही नहीं है किसी को बनाना है वाला स्ट्रक्चर, भूल जाते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, सिग्मा बॉन्ड पूछेगा, कितने सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ये पूछना है उसने। क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का, कॉन्सेप्ट है H2O2 में प्रेजेंट, इसको बोलते हैं मिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, मिक्सिंग आती है। ये स्ट्रक्चर याद रखो, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और CrO5 कंपाउंड है, और रंग क्या है इसका, ब्लू कलर का जो है ये हम लोगों के पास। पोटेशियम डाइक्रोमेट का ना ऑरेंज कलर होता है, फिर भी 1 मिनट में इसको, इसका 1 मिनट में कलर लिख देता हूं। ये हो गया, ये हमारे पास बेटा ऑरेंज या रेडिश ऑरेंज कलर का है ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है। ये डीप ब्लू या ब्लू कलर में जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब एक टेस्ट और है, ठीक है, जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं,
के आई, देख लेना बेटा इसको। के आई के अंदर क्या करा, H2O2 डाला, क्या बनाएगा हमारे पास। अब ना मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपने रिएक्शन एसिडिक मीडियम है ये वाला भी, बेटा आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि कितनी का रिएक्शन पढ़ लोगे H2O2, सारी तो पढ़ नहीं सकते। कोई भी केमिकल रिएक्शन दे दो, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन उठा के दे दो, फिर बाद में तुम लोगों को ये लगेगा कि हमें कराई नहीं है ये रिएक्शन, करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट याद रखो। अब देखो सोचना कैसे है इसको। के पॉजिटिव आई नेगेटिव प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, के पॉजिटिव आई नेगेटिव। H2O2 क्या एक्ट करेगा, बोलो फटाफट से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे में से इलेक्ट्रॉन निकालना। अब इसमें से किस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बताओ जरा मेरे को, आई नेगेटिव में से। आई नेगेटिव ही है इलेक्ट्रॉन देने वाला, के पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रॉन देगा, पहले पॉजिटिव चार्ज है वो, तो आई नेगेटिव बोलो क्या होगा, आई नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू आई रेडिकल प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब ये आई रेडिकल रेडिकल दोनों कंबाइन करेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोडीन बन जाएगा। मतलब दिस इज अ वे टू गेस अ प्रोडक्ट। याद नहीं कर सकते हो इतनी सारी रिएक्शंस है केमिस्ट्री में, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो। और ये रिएक्शन जो है हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे फॉर्म होगा KOH, ठीक है, और साथ में हमारे पास आयोडीन I2 फॉर्म होगा। और ये क्या है, ये ब्लू कलर का होता है, ये भी याद रखो। ये टेस्ट रिएक्शन है। हाँ ये भी टेस्ट रिएक्शन। ये पिछले वाले रिएक्शन में और क्या क्या रिलीज होता है, मतलब CRO5 के अलावा और क्या क्या रिलीज होता है, CRO5 के अलावा और क्या क्या रिलीज हो रहा है। तो इसके अंदर एक तो KOH बन जाएगा, एक H2O जो है वो साथ में बन जाएगा, ठीक है, एक KOH बन जाएगा, एक H2O बन जाएगा। नेक्स्ट, पोटेशियम आयोडाइड का कोई कलर नहीं है ऐसे ना, सॉल्ट है वो। सॉल्ट्स जो है यूजुअली आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड्स आर कलरलेस, यूजुअली कलरलेस या व्हाइट कलर के रहते हैं। तो ये तो था बेटा इसका कॉन्सेप्ट कहाँ पे हमारे पास एक। अब मैंने ना इसको ना समरी के तौर पे जो है वो H2O2 का मैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देख लेना इसको। PBS, मैं सारे कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, एक लिया FeSO4, ये जो टेबल बना रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको मिलेगा नहीं ऐसे इधर उधर। NaNO3 C6H6, उसके बाद Na2SO3, उसके बाद Ki यूज कर रहा हूं, उसके बाद FeCN6 4 नेगेटिव, उसके बाद CrOH। बोलो फटाफट से। एसिडिक मीडियम में मैंने सब सॉल्यूशंस के अंदर क्या डाल रहा हूं, ऐड ऑन कर रहे हैं H2O2, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। बोलो जी क्या देगा, PbSO4, ठीक है। PbSO4 का जो है वो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। इसका बोलो, अभी मैंने बताया Fe2SO4 क्या, थ्राइस। इसका गैस करो यहाँ पे, एक मिनट ये मैंने गलत कर दिया, ये NaNO2। अब तो गैस कर दो, NaNO2 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या बनेगा, यार ये देखो NaNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना वो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीजन ऐड करना भी तो होता ही है साथ में, ठीक है। और ये बेटा C6H5 जो है ये हमारे पास बनाएगा C6H5। चलो अब ना एक कंपाउंड होता है हमारे पास C6H5OH, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिनोल। इस केस में फिनोल बनता है। फिनोल का फॉर्मूला देख लो, C6H6O है, तो सबने रीअरेंज कर रखा है, C6H6O ही है। एक्चुअल में हम लोग इसमें ऑक्सीजन ही ऐड कर रहे हैं, बेंजीन। क्या बन रहा है, बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर रहे हो H2O2 के साथ आप, तो फिनोल का फॉर्मेशन हम लोगों के पास होता है। इसमें बोलो, इसमें बनेगा Na2SO4। इसमें मैंने अभी बताया I2 बन रहा इस वाले केस में। इस केस में भी मैंने अभी बताया FeCN6 3 नेगेटिव बन रहा। ऊपर अभी हमने जो है वो इसको सॉल्व करा था यहाँ पे कि FeCN6 3 नेगेटिव का जो है फॉर्मेशन है। यार ये तो यही तो चीजें हैं, फिर इसमें यही बसते हैं सारे। और CrOH जो है वो हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो रहा है, इस जगह पे, इस जगह फॉर्म हो रहा है, ये देख लेना, CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है, CrO4 2 नेगेटिव। अब ये लास्ट वाला मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लेना, लास्ट है बस।
इसका चार्ज कितना है 3 पॉजिटिव, क्योंकि OH पे कितना है -1, बैलेंस हो गया। पता लगा ये क्या चीज है? मुंडी तो ऐसे हिल रही है तेरी जैसे सुन रहा है। x + 3 इंटू क्या, हाँ तो यहाँ पे देख लो कैसे, इसको x ले लिया, OH को -1 ले लिया, x की वैल्यू क्या होगी, बैठ जाओ बेटा, +3 होगी। अब यहाँ पे निकालो CrO4 2 नेगेटिव पे चार्ज निकालो, ये x ये -2, क्या होगा x + 4 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -2। x पे वैल्यू कितनी आ गई 8 - 2 प्लस का 6, ठीक है, ये समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना बेटा इसको, अब चार्ज जो है इसका 3 पॉजिटिव से 6 पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्योंकि चार्ज इसका क्या था 3 पॉजिटिव था, अब चार्ज कितना हो गया इसका 6 पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो मतलब इसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया, नहीं समझे? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इस केस में इसका ऑक्सीडेशन हो गया, किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ, H2O2 की। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक मीडियम के अंदर कौन सा एजेंट का काम कर रहा है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो